तो ज्योग्राफी मतलब ये क्लाइमेट में हम बेसिक ओवरऑल देख चुके हैं कैसे क्लाइमेट काम करता है। फैक्टर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट भी हमने देख लिया। आज हमें देखना यहां से शुरू करना है द इंडियन मॉनसून। इसको लाइन बाय लाइन देखना शुरू करते हैं। तो इंडियन मॉनसून नाम, ये जो मॉनसून है अरब ट्रेडर्स से ये नाम आया है। मौसमी हवाएं कि एक सीजन में समंदर से जमीन की तरफ, अगले सीजन में जमीन से समंदर की तरफ, तो अरब ट्रेडर्स ने इसका नाम रखा। अब इंडियन मॉनसून ये जो है ये कई सारे पैरामीटर्स हैं जो कि एक साथ काम करते हैं और फिर फाइनली ये डिपेंड करता है कि मॉनसून कभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ, कभी वीक हुआ, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि मॉनसून कितना स्ट्रेंथ से आएगा। तो मॉनसून के अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो सबसे बेसिक फैक्टर्स हम देखना शुरू करते हैं। तो पहला तो है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, कि अब जैसे जमीन के सेंस में देखें तो लैंड ज्यादा गर्म हो जाता है जबकि उसी एरिया का वाटर थोड़ा सा कम गर्म होता है। तो लैंड पे ज्यादा लो प्रेशर बनेगा और पानी पे कंपैरेटिवली हाई प्रेशर बनेगा, तो पानी से इधर की तरफ हवाएं चलेंगी लैंड की तरफ। ये होगा गर्मियों के सीजन में और इस पूरी चीज को डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर हम कह सकते हैं। तो पहला फैक्टर तो ये है। और इसी के नतीजे में जब इंडियन लैंड मास गर्म होगा और लो प्रेशर बनेगा, इसी के नतीजे में गर्मियों के टाइम में जो ITCZ जो इक्वेटर के आसपास रहती है, गर्मियों में ऊपर की तरफ आती जाएगी और ये ITCZ इंडिया के ऊपर से होकर गुजरेगी। तो सेकंड फैक्टर ये है कि ITCZ कितना ऊपर की तरफ आता है। और ये ITCZ का कोई एग्जैक्ट कोई पार्किंग स्पेस नहीं है कि ये यहीं तक आएगा और यहीं पे आएगा। ये अलग अलग सालों के अकॉर्डिंग वेरी करता है कि ITCZ कभी यहां से गुजर रहा है, कभी थोड़ा सा और ऊपर चला गया, कभी थोड़ा सा और ऊपर चला गया। तो ये ITCZ का शिफ्टिंग चलता है और हर साल ITCZ कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट उसी जगह पे रहे। तो कहां पे ITCZ रहता है ये भी डिपेंड करता है किस जगह पे कभी ज्यादा बारिश होगी, कभी कहीं जगहों पे कम बारिश होगी। इसके बाद ये जो साउथ वेस्ट जो विंड्स आ रही हैं, जो बारिश लेके आ रही हैं, ये हाई प्रेशर से आ रही हैं। जो हाई प्रेशर यहां बन रहा है मेडागास्कर के एरिया के आसपास, मेडागास्कर एंड ये जो मैस्करीन आइलैंड्स हैं इनके पास से आ रहा है। तो यहां पे हाई प्रेशर कितना हाई बन रहा है, वहां पे लो कितना लो बन रहा है, यहां पे हाई कितना हाई बन रहा है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। इंडियन लैंड मास के ऊपर जो लो प्रेशर बन रहा है, इसी को लो प्रेशर को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर देता है। ये तिब्बतियन प्लेट्यू के ऊपर ये जो बहुत ज्यादा ही लो प्रेशर एक बनता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसी के साथ साथ ये जो मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, ये जो गर्मियों के टाइम जैसे ही आता है, तो ये जो और इनकी जगह एक ईस्ट, ये इधर वेस्ट फ्लोइंग, मतलब वेस्ट फ्लोइंग, और जिसको नाम हम देंगे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, कि हमें लग रहा है कि ईस्ट से हवा आ रही है। तो एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बहने लग जाती है इंडियन पेनिनसुला में ड्यूरिंग समर्स। तो ये कितनी ज्यादा स्ट्रांग बन पा रही है, ये भी एक फैक्टर है। और इन सब बड़े फैक्टर्स के साथ साथ कुछ और भी छोटे मोटे फैक्टर्स काम करते हैं जो कि स्ट्रेंथ को वेरी कर सकते हैं, इंडियन मॉनसून्स को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं या वीक बना सकते हैं। तो ये जो चीज है यहां पे, जैसे मैं आपको बताऊं, ये रहा इंडियन लैंड मास और साउथ वेस्ट से ये हवाएं आती हैं और ये इंडियन ओशन जुड़ा है पैसिफिक ओशन से, और पैसिफिक ओशन में सदर्न ऑसिलेशंस का एक कंसेप्ट है जो चलता है। तो डिस्कस हम कर चुके हैं, यहां थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं। तो नॉर्मल कंडीशंस जो होती हैं कि आमतौर पे होता यह है कि लो प्रेशर बनता है। ये जो यहां का पानी है पैसिफिक ओशन के, जो इधर इस इलाके का पानी काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और ट्रेड विंड्स इधर इस तरफ बढ़ती हैं, इक्वेटर के नॉर्थ में इधर की तरफ और इक्वेटर के साउथ से इधर की तरफ। तो ये ट्रेड विंड्स इस पानी को, वार्म वाटर को इधर के डायरेक्शन में लेके जाती हैं। तो ये गर्म पानी यहां पे इकट्ठा होते जाता है और जहां पे गर्म पानी है यहां पे लो प्रेशर बनेगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और ये जो लो प्रेशर बनेगा हवा ऊपर जाएगी और जैसे ही हवा ऊंचाई पे जाएगी वैसे ही हवा थोड़ा सा एक्सपैंड करती जाएगी, टेम्परेचर कम होता जाएगा हवा का, और जैसे हवा ठंडी होती जाएगी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी। तो यहां पे बादल बनेंगे और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और आसपास के इलाकों में बारिश होगी
ये लो प्रेशर बनेगा और ये हवाएं ये जाके डिसेंड करेंगी इधर पेरू के कोस्ट में। और जब एक और चीज, जब वार्म वाटर यहां से इधर चला गया तो जो कोल्ड वाटर है वो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, ये पेरू के कोस्ट में। इसे कहते हैं अपवेलिंग, कि ठंडा पानी जो नीचे से ऊपर आ रहा है कई सारे न्यूट्रिएंट्स और फाइटोप्लैंक्टॉन्स को लेके। तो इस सब के चलते यहां पे पेरू के आसपास बनता है हाई प्रेशर एंड ऑस्ट्रेलिया के आसपास बनता है लो प्रेशर। इंडियन लैंडमास के ऊपर बन रहा है लो प्रेशर और यहां पे मेडागास्कर के आसपास बन रहा है हाई प्रेशर। तो आप ये देखेंगे कि ये जो दो हाई प्रेशर बन रहे हैं इधर और इधर, और यहां पे दो लो प्रेशर बन रहे हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, तो ये बहुत इंटेंसिटी के साथ प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आएंगी और यही पूरा मानसून लाती हैं इंडिया एंड चाइना की तरफ, जो कि हम देख चुके हैं। ये जो हम देख रहे हैं गर्मियों के टाइम में इधर साउथ वेस्ट से जो हवाएं आ रही हैं ये इंडियन मानसून ला रही हैं, और इधर की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं वो हाई प्रेशर की तरफ से इधर लो प्रेशर होते हुए, तो ये पूरा ये बारिशें और हवाएं लेके आएंगी पूरे एशिया में। तो इसे एशियन मानसून भी हम इस तरीके से कह सकते हैं। तो लो प्रेशर यहां ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी है, लो प्रेशर या हिंदुस्तान के ऊपर भी है, और हाई प्रेशर दोनों हाई प्रेशर को अच्छे से खींच ले रहा है। तो ये होता है नॉर्मल कंडीशंस में। तो नॉर्मल कंडीशंस क्या क्या है? लो प्रेशर बनता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और हाई प्रेशर बनता है पेरू के ऊपर, ठीक है। और अल्टीमेटली होता क्या रिजल्ट? बारिश होती है ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाले इलाके में, काफी अच्छी खासी बारिश, और कोल्ड करंट्स बहते हैं पेरू के इलाके में। यहां पे जो अपवेलिंग जो कोल्ड वाटर आ रहा है, न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर, फाइटोप्लैंक्टॉन्स लेकर आ रहा है, एल्गी लेके आ रहा है, तो आसपास के इलाकों से मछलियां यहां इकट्ठी होती हैं, तो बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है यहां पे। और यही जो कंडीशन है, यही कंडीशन जब और ज्यादा मतलब एग्रीवेट हो जाती है, और ज्यादा प्रेशर जब बनता है, तो इस सिचुएशन को कहते हैं हम ला नीना, और जिसके चलते और ज्यादा लो प्रेशर बनेगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और जिसके नतीजे में और ज्यादा बारिश होगी ऑस्ट्रेलिया में भी और हिंदुस्तान में भी। तो नॉर्मल कंडीशंस जब और ज्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं, इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है कि इधर का लो प्रेशर और ज्यादा लो हो गया है, तो फिर हम उसे कहते हैं ला नीना। और आप इसे याद इस तरीके से रख सकते हैं कि जैसे हिंदुस्तान में मॉनसून ज्यादा हो रहे हैं, तो ला नीना मॉनसून विंड्स को और ला रहा है यहां पे। कुछ इस तरीके से आप कुछ कनेक्शन बना के याद रख सकते हैं कि एल नीनो एंड ला नीना में आप कंफ्यूज ना करें कि हिंदुस्तान का मॉनसून किस में बढ़ता है, तो ला नीना में और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये नॉर्मल कंडीशंस हैं। इस जो एयर सर्कुलेशन इसे हम कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन, और यहां पे हमें दिख रहा है ये कोल्ड वाटर एंड वार्म वाटर का हिसाब। तो नॉर्मल कंडीशंस जब एग्रीवेट हो जाएंगी तो एल ये ला नीना। अच्छा, यही चीज जब कुछ सालों तक चलती रहती है और जब ये ला नीना हो जाता है, तो इसके चलते ये जो साइकिल जो था, ये जो साइकिल हमें वन साइकिल दिख रहा था, ये साइकिल ब्रेक होता है। ये जो गर्म पानी यहां पे अब इतना गर्म हो चुका है अच्छा खासा यहां पे, और यहां ट्रेड विंड्स भी थोड़ा कमजोर हो जाती हैं, तो यहां पे इतना गर्म पानी हो गया है कि ये जो सर्कुलेशन था कि वार्म वाटर इधर की तरफ जा रहा है, कोल्ड वाटर ऊपर आ रहा है, सर्कुलेशन टूट जाता है क्योंकि पानी काफी सालों से इधर बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। इसके नतीजे में जब ये साइकिल टूटता है तो वार्म वाटर यहां पे इतना गर्म हो चुका है, इधर के इलाके में इतना गर्म हो चुका है कि यहीं पे एक लो प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, और यहीं से पानी ऊपर उठने लगता है, यहीं के इलाके में बारिश होने लगती है। और ये जो ठंडा पानी समंदर से नीचे की तरफ से जो पेरू की तरफ ऊपर आ रहा था, ये ठंडा पानी क्योंकि अभी साइकिल टूट चुका है, जो गर्म पानी इधर की तरफ जाना था वो स्टेगनेंट कहीं ना कहीं वहीं रह जा रहा है, इतना इधर नहीं आ पा रहा है, तो ठंडा पानी इसकी जगह ले रहा है उस साइकिल। तो ठंडा पानी इधर की तरफ आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और जहां ठंडा पानी होगा उसके ऊपर की हवा भी ठंडी होगी, वो राइज कम करेगी, तो वहां पे लो प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा और हाई प्रेशर बनता जाएगा। और लो प्रेशर जबकि बनेगा यहां पे, तो इधर बादल होंगे और
आप इसके नतीजे में अगर टोटल तौर पे देखा जाए तो ट्रेड विंड्स लूज इंटेंसिटी, जो ट्रेड विंड्स हैं इनकी इंटेंसिटी कम होती है, बन जाता है, टूट जाता है, तो 2 या 3 जाते हैं। इसकी वजह से होता यह है ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर बनता है एंड कोल्ड वाटर आता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बनेगा हाई प्रेशर एंड ठंडा पानी आएगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। अब जहां पे हाई प्रेशर बनेगा यहां पे बारिश होगी नहीं, और जब हाई प्रेशर यहां बनेगा बारिश नहीं है और बहुत सूखा सा पड़ रहा है। इसके नतीजे में इन सालों में, जब जिस साल ये साइकिल टूटेगी, इन कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हाई प्रेशर है तो बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, और वाइल्ड फायर्स होंगे, जंगलों में आग लगेगी, भीषण आग। ठीक है, अब ये तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर रहा। अब देखते हैं पेरू के ऊपर क्या असर पड़ेगा। पेरू में जहां पे हाई प्रेशर रहा करता था, जैसे हम यहां देखते हैं पेरू के ऊपर जहां हाई प्रेशर रहा करता था, अब पेरू के ऊपर लो प्रेशर बन रहा है और गर्म पानी अब पेरू के ऊपर आसपास आ रहा है। तो लो प्रेशर, बारिश और गर्म पानी, वार्म करंट्स ओवर पेरू, और यहां पे अब मछलियां बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं होंगी, तो जो मछली जो पकड़ते हैं उनके लिए काफी ज्यादा नुकसान की सिचुएशन है यहां पे। और पेरू के लोगों ने ही एक्चुअली ये नाम दिया, एल नीनो और ये सब नाम ये पेरू के लोगों ने ही दिया है, स्पेनिश भाषा के शब्द है। और इन्होंने इस चीज को नोटिस किया कि कुछ सालों तक लगातार ऐसा चलता है कि यहाँ कोस्टल एरियाज में ठंडा पानी आ रहा है, लेकिन कुछ सालों के बाद अचानक ऐसा होता है कि गर्म पानी आ रहा है यहाँ पे। तो यहां से इन्होंने इस चीज को नाम दिया कि गर्म पानी आना शुरू हुआ, और ये प्रोसेस चलेगा कुछ महीनों तक या क्या पता 1-2 साल तक। तो इस सेंस में इन्होंने नाम दिया, एक बच्चे को नाम जैसे दिया जाता है, तो बच्चे का नाम जैसे एल नीनो, ये इन्होंने नाम दिया। अ बॉय ट्रांसलेशन है इसका एल नीनो का। तो ये है एल नीनो का टाइम्स। ये कुछ महीने तक रहता है और हर 2 से 7 साल के बीच में ये ऐसा टाइम आता है कि कुछ महीनों तक ये साइकिल ऐसे चल रही है, और फिर जब ये साइकिल चल जाती है तो फिर आहिस्ते से नेचुरल साइकिल अपना शुरू हो जाती है, और फिर वो साइकिल 2 साल चलेगी या 3 साल या 4 साल, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। क्योंकि हमने देखा ये जो चीजें हैं ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। कोई फैक्टर वीक हो रहा है, कोई फैक्टर स्ट्रांग हो रहा है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आ रहा है। तो ओवरऑल इफेक्ट के सेंस में ये इस सीन को कहते हैं एल नीनो, और ला नीना का अपोजिट है। और हिंदुस्तान को कैसे इफेक्ट करता है, अब ये चीज यहां ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है हाई प्रेशर, हिंदुस्तान के ऊपर बन रहा है लो प्रेशर, यहां अफ्रीका के आसपास तो यहां के हाई प्रेशर का इलाका है, यहां पेरू के आसपास बन रहा है लो प्रेशर। तो हिंदुस्तान में पहले के कंपैरिजन में अगर हम देखें कि इधर इधर हाई प्रेशर और इधर पास पास के 2 इलाके लो प्रेशर, तो बहुत फ्रीक्वेंट मतलब इंटेंसिटी के साथ मॉनसून आ रहा था। अब यहां पे लो प्रेशर है, यहां हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो की तरफ आएगा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी अब कमजोर हो जाएगी, क्योंकि इधर का जो हाई है इधर का हाई इधर भी जाएगा। और एक चीज, जो यहां का लो प्रेशर था, लो प्रेशर में हम ये देखते हैं ना कि हवा ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद इधर डिसेंड करके यहां उतरती है और इधर भी डिसेंड करती है। तो जो हवा ऑस्ट्रेलिया से उठती थी और पेरू के ऊपर डिसेंड करती थी, यही हवा उठते हुए इधर की तरफ भी जाती थी और यहां डिसेंड करती थी अफ्रीका के कोस्ट में, तो इसका हाई प्रेशर और ज्यादा हाई हो जाता था। तो ये साउथ वेस्ट विंड्स और मजबूत हो जाती थी और ज्यादा तेज आती थी और मॉइस्चर लेके। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये जो हाई प्रेशर है ये इस हाई प्रेशर को मदद नहीं कर पा रहा है बढ़ने में, क्योंकि ऑलरेडी ये हाई है। तो टोटल तौर पे देखा जाए तो हिंदुस्तान में यहां पे इस टाइम में वीक मॉनसून होता है, बारिशें थोड़ा कम होती हैं। और क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन लो जो होता था ये हेल्प करता था इधर ज्यादा हाई बनने में, हेल्प टू बिल्ड मोर हाई प्रेशर ओवर मेडागास्कर एरिया। तो ये है एल नीनो टाइम्स। तो एल नीनो में बारिश थोड़ा सा कम होती है, हिंदुस्तान में मॉनसून थोड़ा वीक हो जाते हैं। और इसी जो चीज में ये जो
ऑसिलेशन हो रहा है पैसिफिक ओशन में, कि कभी यहां पे लो है यहां हाई है, और कभी यहां हाई है यहां लो है। तो हर कुछ कुछ साल में जो ऑसिलेट कर रहा है हाई प्रेशर लो प्रेशर, इसी चीज को ये टर्म दिया गया एंसो साइकिल। तो न्यूट्रल फेज में क्या होता है, कहां लो प्रेशर कहां हाई प्रेशर, एंड एल नीनो के फेज में इसका उल्टा हो जाता है। तो इसी चीज को देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है कि नॉर्मली व्हेन ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस करता है हाई प्रेशर, ट्रॉपिकल इलाके का ईस्टर्न साउथ, इस टाइम पे ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन में लो प्रेशर होता है। कि नॉर्मल टाइम्स यही जो चीज कि इधर हाई और इंडियन के ऊपर लो, लेकिन कुछ कुछ साल में यहां पे हो जाता है रिवर्सल इन प्रेशर कंडीशंस, एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज लोअर प्रेशर इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न इंडियन ओशन। यही चीज हमने देखी, और इसी सब चीज को हम कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन। और यहां पे फिर एक पॉइंट आया, डिफरेंस इन प्रेशर ओवर ताहिती, जो कि पैसिफिक ओशन में है, एंड डार्विन इन द नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया इज कंप्यूटेड टू प्रेडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ मॉनसून्स। ताहिती पैसिफिक ओशन के बीच में, ये जो इलाका आपको दिख रहा है ताहिती, पैसिफिक ओशन के करीब करीब बीच में यहां का प्रेशर एंड यहां का प्रेशर, इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है, ये कहा जा रहा है। और ये डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये प्रेडिक्ट करने के लिए काम आता है, टू प्रेडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ मॉनसून। अगर ये प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव है, इसका मतलब हिंदुस्तान में थोड़ा सा लेट मॉनसून आएगा एंड थोड़ा एवरेज बिलो एवरेज मॉनसून रहेगा, थोड़ा कम बारिशें होंगी। ठीक है, तो ये एल नीनो, ला नीना, और टोटल तौर पे इसे एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस ये टर्म बुलाते हैं। तो हर 2 से 5 साल के बीच में पेरू में वार्म करंट्स जो आते हैं उसे कहते हैं ये पूरा साइकिल। इसके बाद डू यू नो फैक्ट्स में आईटीसीजी का जिक्र है। आईटीसीजी ये ब्रॉड ट्रफ है लो प्रेशर का, जो इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स में होता है, और ये मूव करता है नॉर्थ साउथ अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सन। अब यहां पे आता है ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉवल। तो जो मॉनसून है, द मॉनसून आर पल्सेटिंग इन नेचर, यानी कि ये चेंज होते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, एक पल्स के जैसा है, और ये इफेक्टेड होते हैं वेरियस डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो कि बदलते रहते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून 100 दिन से 120 दिन, 3 से 4 महीने, और जून से लेके मिड सितंबर ये करीब टाइम है मॉनसून का। जून के फर्स्ट वीक में मॉनसून हिंदुस्तान पहुंच जाता है, और फिर अगले 3 महीने 4 महीने डिपेंड्स ऑन द एरिया। और जब ये मॉनसून आता है, एट द टाइम ऑफ इट्स अराइवल, जो नॉर्दर्न ये नॉर्मल रेनफॉल है ये बढ़ जाता है, और अचानक से ये इस तरीके से बिजली कड़कती है और अचानक से बारिशें होती हैं, और इसी चीज को बर्स्ट ऑफ मॉनसून कहा गया। और ये जो चीज है बर्स्ट ऑफ मॉनसून, ये डिस्टिंग्विश करता है इनको फ्रॉम द प्री मॉनसून शावर्स। मॉनसून के सीजन से पहले भी जो बारिशें होती हैं उनसे ये इस तरीके से डिफरेंशिएट है, क्योंकि बर्स्ट ठीक है। और ये जो बारिश होती है ये कई दिनों तक लगातार चलती है, कि एक दिन हुई फिर अगले दिन फिर अगले दिन। और ये जो प्री मॉनसून शावर्स होते हैं, ये बारिशें वो होती हैं कि बस एक दिन आके बरस गया और अगले दिन फिर से आसमान साफ है, या लंबा नहीं चलती हैं। ये बारिशें लंबा चलती हैं, लगातार 3 दिन से बारिश हो ही रही है, थोड़ा अरसा रुक रही है फिर से होने लग जा रही है, तो इस चीज को कहा गया बर्स्ट ऑफ मॉनसून। अब देखते हैं इसका पूरा टाइम पीरियड देखते हैं। तो मॉनसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। हम ये देखते हैं कि 1 जून में ये लाइन बन रही है, सदर्न टिप क्रॉस कर लेता है मॉनसून जून के स्टार्टिंग में ही, और फिर इट प्रोसीड्स इनटू, यहां पे 2 ब्रांच बनती हैं, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। आगे के टाइम में
कि मतलब ये जो चीज हम देख रहे हैं कि इधर बे ऑफ बंगाल ब्रांच बन रही है, क्योंकि जो लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर सबसे ज्यादा इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान इधर के इलाके में पड़ता है, और फिर लो प्रेशर इस तरीके से एक्सटेंड करता है कहीं ना कहीं। तो यहां पे जो साउथ वेस्ट विंड्स आ रही हैं, ये दो इस तरीके से इसके ब्रांचेस बनते हैं। तो एक ब्रांच ये जो इधर से होता हुआ जाएगा अरेबियन सी से, और एक ब्रांच जो इधर से बे ऑफ बंगाल से होता हुआ जाएगा इधर की तरफ। तो अरेबियन सी ब्रांच रीच करता है मुंबई अबाउट 10 डेज लेटर। मुंबई में करीब यहां से 1 जून में हिंदुस्तान में एंट्री हो गई, तो 10 जून में यहां मुंबई के आसपास ये पहुंच जाता है, और अप्रोक्सीमेटली बाय द 10th ऑफ जून। और ये काफी एक फेयरली रैपिड एडवांस है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी एडवांस करती है काफी रैपिडली और अराइव करती है असम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही ये असम में पहुंच जाती है। ये 1 जून है और 5 जून तक आते हैं। तो जून के फर्स्ट वीक में हम यहां पे भी आ गए, वहां पे भी आ गए। ठीक है, तो ये करीब करीब मिड जून तक आते आते इन्होंने सेंट्रल इंडिया तक पूरा कवर कर लिया। 15 जून तक आते आते हम देखे कितना हिंदुस्तान, इतना हिंदुस्तान इन्होंने जून तक आते आते ही मॉनसून्स पहुंच चुके हैं। तो और यहाँ पे अलग अलग इलाकों में जहां जहां पे भी डिप्रेशन ज्यादा बन रहे हैं, वहां वहां बारिशें चल रही हैं। इसके बाद अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ द मॉनसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स। यहां पे ये दोनों ब्रांच मर्ज करती हैं और फिर एक सिंगल ब्रांच के जैसा फिर आगे बढ़ती हैं। दिल्ली जनरली रिसीव्स द मॉनसून शावर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ब्रांच। दिल्ली में ये जो मॉनसून आता है, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच ये मर्ज हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये इधर वाली ब्रांच से आता है बाय द एंड ऑफ जून। अब जून के एंड तक यहां पहुंचे हैं, और आप देख रहे हैं यहां 1 जुलाई की लाइन ये रही। तो बाय द 1 ऑफ जुलाई वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, इन सब में मॉनसून आ चुका है। तो 1st वीक ऑफ जून इधर नॉर्थ का भी अच्छा खासा इलाका बारिश में आ गया। ये 1st वीक ऑफ जून कह रहा हूं, जुलाई। और मिड जुलाई तक आते आते मॉनसून रीच कर चुका है हिमाचल प्रदेश एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री। ये 15 जुलाई की लाइन ये रही। 15 जुलाई तक आते आते पूरे देश को स्वीप कर चुका है मॉनसून। और ये एक एक्सेस के जैसा चलता है, जो कि अभी चलिए आगे आएगा वो। तो ये मॉनसून का पाथ हो गया। तो एडवांस ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून, ये साल 2022 का है ये। तो आपको यहां पे फोरकास्टेड रेड कलर में आपको फोरकास्टेड दिख रहा है, एंड एक्चुअल ग्रीन कलर्स में है। तो जैसे हम कोई भी डेट उठाते हैं, तो जैसे ये जून का 8-10 जून तक आते आते, तो हम देखते हैं ये इधर के इलाके तक 8-10 जून तक पहुंच चुका है। और ये एक्चुअल, तो मॉनसून पहुंच गया जुलाई के मिड तक, पूरे हिंदुस्तान में पहुंच चुका है। अब यहां से विड्रॉवल का टाइम है। अब आ गया है सितंबर, और सितंबर के महीने के आसपास तक आते आते ये कह लीजिए कि ओवरहेड सन अब नीचे की तरफ आ रहा है, आईटीसीजी नीचे की तरफ जा रहा है, और जो हाई प्रेशर जो एरिया व जो ऊपर चला गया है, वो भी अब इधर थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसके नतीजे में अब हिंदुस्तान में इतना लो प्रेशर नहीं रहेगा, तो ये विड्रॉवल ऑफ मॉनसून होगा। तो विड्रॉवल और द रीट्रीट ऑफ मॉनसून ये काफी ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल का मतलब बहुत आहिस्ते आहिस्ते चलेगा। और ये विड्रॉवल बिगिन करता है नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय द अर्ली सितंबर। तो ये अब जैसा कि हमने देखा था मॉनसून्स में समंदर से हवाएं चलेंगी यहां पे, अब विड्रॉवल में इधर से इधर की तरफ हवा चलना शुरू होगी। तो सितंबर में कह लीजिए यहां से शुरू होता है विड्रॉवल ऑफ मॉनसून। तो मिड अक्टूबर तक इट विड्रॉस कंप्लीटली फ्रॉम द नदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला, मिड अक्टूबर। तो यहां 1 अक्टूबर की लाइन ये है, एंड मिड अक्टूबर तक देखा जाए तो नॉर्थ का पूरे एरिया से मॉनसून जा चुका है।
और बाय अर्ली दिसंबर द मॉनसून हैज विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और यहां से फिर आगे के टाइम में ये पूरा स्वीप कर जाएगा। तो ये रहा विड्रॉवल ऑफ मॉनसून्स। द आइलैंड्स रिसीव द वेरी फर्स्ट मॉनसून शावर्स progressively from south to north from the last week of April to the first week of May। ये आइलैंड्स की बात करी गई है कि ऑब्वियसली इनको सबसे पहले शावर्स इनको मिलते हैं, और विड्रॉवल नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, और फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, यहां तक में आते आते विड्रॉवल ग्रेजुअली चलता रहता है। और बाय दिस टाइम जब तक इधर ये जो मॉनसून का विड्रॉवल जब तक चल रहा है, हमने जैसे 1 दिसंबर में यहां तक पहुंचा है, 1 जनवरी तक यहां तक पहुंचा है, तो जब तक इधर का विड्रॉवल चलता है तब तक में इधर नॉर्थ वेस्ट के इलाके तक करीब कह लीजिए विंटर रेनफॉल्स होने लग जाती हैं, विंटर मॉनसून आ जाता है। और विंटर मॉनसून का क्या रीजन था बताइए? मेडिटेरियन सी से जो आ रहा है, ठीक है। तो ये मॉनसून का अराइवल एंड रिट्रीट ये हमने देखा। तो इस पूरे इन सब चीजों के चलते अब आते हैं सीजन्स पे, कि ये हिंदुस्तान में कितने अलग अलग मौसम हैं और ये मौसम क्यों बनते हैं और सीजन्स क्यों बनते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा मैं आपको डिपिक्शन दिखाता हूं। तो अर्थ का एक ऐसा शेप बनाया गया है और लाइट इस पे प्रोजेक्ट करी जा रही है, और यहां से आप समझ पाएंगे कि जो कंसेप्ट है ओवरहेड सन का, ये कैसे सीजन्स बनाता है। यहां पे इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो रोशनी उतनी ही है, वो इतने एरिया में पड़ रही है। तो अभी हम कहेंगे कि ओवरहेड सन इस एरिया के आसपास है। अच्छा, यही चीज अब सर्दियों के टाइम पे टिल्ट उस तरफ हो गया, तो उतनी ही रोशनी कितने बड़े इलाके में पड़ रही है। अब जो रोशनी तो उतनी है, एनर्जी उसमें उतनी कैरी कर रहा है, लेकिन पहले कितने छोटे एरिया में था, अब कितने बड़े एरिया में ये लाइट फॉल कर रही है। देखिए इतना बड़ा एरिया और सिर्फ उतनी ही रोशनी है। और अभी थोड़ा सा हम इसको और नॉर्थ पोल की तरफ ले जाएं तो और स्ट्रेच हो जाएगा एरिया। तो ये इफेक्ट होता है ओवरहेड सन का। तो कुछ इलाके ज्यादा गर्म होंगे, कुछ इलाके कम गर्म होंगे, और इन्हीं सबके चलते ओवरऑल कहीं पे जमीन है, कहीं पे समंदर है, कहीं पे काफी ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पे काफी नीचे इलाके हैं। तो ओवरऑल ऐसे ही मौसम बन जाता है। और यहां से आप ये भी समझ पाएंगे कि धूप जो आप पे पड़ रही है वो तो गर्मी में भी पड़ रही है, सर्दी में भी पड़ रही है, लेकिन सर्दी में आपको कम क्यों फील होती है? धूप वही है। तो नहीं, ये रीजन है। तो यही तो इसीलिए तो दिखा रहा हूं ये। अभी देखिए उतनी ही रोशनी इतने छोटे से एरिया में पड़ रही है, और इतनी सी रोशनी अब देखिए कितने बड़े एरिया में पड़ रही है। तो इंटेंसिटी कितनी कम हो गई। तो आप यहां से महसूस कर सकते हैं कि गर्मी और सर्दी के में इतना डिफरेंस क्यों है। सूरज तो आ ही रहा है, सूरज की धूप वही है, सूरज वही है, आप वही है, धूप वही है। गर्मी में इतना लगती है, सर्दी में इतना कम क्यों लगती है? देखिए कितना फर्क है। तो अब इन सीजन्स के बारे में देखना शुरू करते हैं। तो सीजन्स क्यों बनते हैं उसका रीजन हमने देख लिया है। अब यहां से देखना शुरू करते हैं लिखा क्या है। तो विंटर जो वेदर कंडीशंस हैं ये चेंज करते हैं एक सीजन से दूसरे सीजन के लिए, और ये जो चेंजेस हैं ये काफी नोटिसेबल होते हैं इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ऐसा क्यों? इसमें जैसे ये लिखा है कि ये जो सीजन्स के जो मौसम के जो बदलाव हैं ये सबसे ज्यादा नोटिसेबल होते हैं इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ऐसा क्यों? इसका भी हम वैसे बता चुका हूं मैं ये फैक्टर भी, और शायद भूल गए हो, याद रखिएगा अब से। जो जगह समंदर के पास होंगी, जो भी जगहें समंदर के पास हैं कि आसपास इनके समंदर है, तो कहीं ना कहीं
जो हमने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कंसेप्ट देखा था कि अगर जमीन गर्म है तो गर्म हवा ऊपर उठेगी और समंदर की ठंडी हवा इसकी तरफ आ जाएगी, तो गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होगी। गर्मी मतलब कह लीजिए गर्मी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगी। और इसी तरीके से ठंडक के टाइम पे अपोजिट होगा। तो इस पूरे चीज के चलते ये कहीं ना कहीं कोस्टल इलाकों में गर्मी बहुत गर्म नहीं होती, ठंडक बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती, मोर और लेस वही रहता है मौसम। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है कि जैसे अगर आप कोस्टल एरियाज में चले जाएं तो गर्मियों में मैक्सिमम गर्मी पड़ेगी 35 डिग्री 36 डिग्री, इसके ऊपर बहुत गर्मी नहीं जाएगी। ठंडक जाएगी तो मैक्सिमम 20 जाएगी, 18 जाएगी, 15 जाएगी, इसके नीचे ठंडक नहीं जाएगी। और जितना आप जाते जाएंगे लैंड की तरफ कि मतलब समंदर से जितना दूर जाते जाएंगे, मान लीजिए दिल्ली का इलाका हम कंपेयर करते हैं, अब मान लीजिए यही चीज, और ये सवालों में भी वैसे बनता है बहुत सारा, अगर हम कंपेयर करें दिल्ली का, यहां साउथ में कोई शहर है मद्रास कह लीजिए, तो अगर हम कंपेयर करें तो दिल्ली में गर्मियां कितनी जा रही हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर 45 46 पहुंच जाता है, 47 पहुंच जाता है। और सर्दियों में कितना चले जाता है, 2 डिग्री 3 डिग्री, कई बार तो ऐसा भी होता है कि माइनस टच कर जाता है, भले थोड़े टाइम के लिए, लेकिन माइनस टच कर गया। तो आप रेंज देख सकते हो कितना रेंज है, मतलब 47 डिग्री, और यहां जस्ट 2-3 महीने बाद कितना पड़ रहा है, 2 डिग्री, और रात का 2 घंटा ऐसा हो रहा है कि -0.2 पहुंच जा रहा है। भले 2 घंटे रात के लिए सही, लेकिन माइनस में चला गया, तो कितना वेरिएशन हो गया। और आप साउथ में कहीं देख लीजिए तो वही चीज, गर्मी बहुत ज्यादा गर्म नहीं, ठंडक बहुत ज्यादा ठंडी नहीं है। हमें यहाँ नॉर्थ में आप देख लीजिए, गर्मियों में आप चले जाएं तो पूरा गांव बनियान में घूमता है, और सर्दियों में चले जाएं तो कंबल लपेटे हुए हैं। आप कोस्टल एरिया में चले जाएं तो आपको क्लोथिंग में भी बहुत असर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये फर्क है, और कॉन्टिनेंटैलिटी कहते हैं इस चीज को। तो जितना आप लैंड में मतलब समंदर से दूर जाएंगे, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता जाएगा। और ये तो फिर भी हम हिंदुस्तान में, आप और इधर की तरफ जाते चाहें, सेंट्रल एशिया की तरफ, तो वो तो बिल्कुल ही और जितना आप ये कोस्टल एरिया से दूर जाएंगे, बारिश भी उतना कम होगी। तो इसी वजह से हम जैसे देखते हैं सेंट्रल एशिया की तरफ बहुत ठंडे इलाके हैं और रेगिस्तान है। ठीक है, तो अब आते हैं ये चीज, तो इस चीज का मतलब समझे होंगे कि ये चेंजेस इन सीजन्स नोटिसेबल सबसे ज्यादा होते हैं इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इंटीरियर यानी कि अंदरूनी, अंदरूनी किस चीज के अंदर, समंदर के कंपैरिजन में इंटीरियर। और कोस्टल एरियाज ज्यादा वेरिएशन ये एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। और हाँ, ये जरूर है, इनमें वेरिएशन ऑफ रेनफॉल पैटर्न ज्यादा होता है कि गर्मियों में बारिश ज्यादा होती है, सर्दियों में बारिश कम होती है, लेकिन टेम्परेचर में बहुत ज्यादा कोई असर नहीं पड़ता है। तो मेन अगर हम सीजन्स देखना शुरू करते हैं तो शुरू करते हैं कोल्ड वेदर सीजन से। अभी तक सब क्लियर है, किसी को कोई डाउट सवाल? बताइए क्या याद है? सबसे पहले न्यूट्रल टाइम्स तो ही बढ़ जाता है और फिर रिवर्स होता है। तो ऑस्ट्रेलिया, क्या दोबारा से बताइए, ऑस्ट्रेलिया पे फिर ट्रेड विंड्स, हाँ ये इक्वेटर से इधर ट्रेड विंड्स हो गए, तो इसका पानी इधर की तरफ जाने लगा, गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, लो प्रेशर आया, फिर हाँ ठीक, लो प्रेशर बना तो हवा ऊपर गई, और हवा ऊपर जाएगी तो ठंडी होगी, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम, बादल बनेगा, बारिश होगी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अच्छी खासी, और यहाँ पे बना लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और अब बस इतना ही याद है।
अच्छा ठीक, यहां बना, इधर आ गया गर्म पानी, हॉट वाटर, तो ठंडा पानी इधर से ऊपर जाएगा, तो यहां पे बनेगा कोल्ड, एंड ये जो हवा ऊपर गई ये डिसेंड करेगी यहां पे, तो यहां पे बनेगा हाई प्रेशर, यहां पे बनेगा लो प्रेशर, और ये यहां पे है गर्म पानी। ये है हिंदुस्तान, इधर है चाइना, और इधर अफ्रीका हम इमेजिन करें तो अफ्रीका में है हाई प्रेशर। ठीक, तो ये हाई प्रेशर यहां अफ्रीका में है, हाई प्रेशर यहां साउथ अमेरिका में है, लो प्रेशर हिंदुस्तान के ऊपर बनेगा, अफ्रीका, इधर नॉर्थ अमेरिका, यहां पे साउथ अमेरिका। ठीक है, तो अब ये चीज जब कई साल चल गई तो ये साइकिल टूटेगी, और ये इंडिया, यहां पे ऑस्ट्रेलिया कह लीजिए। तो ये जो गर्म पानी इधर से इधर आ रहा था, तो वो इतना गर्म यहीं पे हो जाता है कि यहीं से उड़ने लग जाता है ऊपर की तरफ, इधर, क्योंकि इतना गर्म पानी यहीं, यहां पे भी पूरा गर्म है, यहां भी गर्म है, तो यहीं से उड़ने लग गया, और यहीं पे बादल बनने लग गए। और ये जो ठंडा पानी जो इधर की तरफ ऊपर उठ के जा रहा था, कोल्ड वाटर, वो अब इधर के ऊपर उठने के बजाय वो इधर चले जा रहा है, क्योंकि गर्म पानी यहां से इतना हट नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ठंडा पानी यहां पे ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो ये साइकिल टूट जा रही है। तो ये जो हवा ऊपर से यहां उठ रही है, वो हवा यहीं पे क्रॉस कर जा रही है, इतने में एक साइकिल हो गया, और इसके नतीजे में अब ठंडा पानी इधर चला गया, तो यहां पे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बना हाई प्रेशर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हाई प्रेशर, तो और यहां पे बना, इधर के टाइम पे बना लो प्रेशर, और यहां पे तो हाई प्रेशर है ही है मेडागास्कर के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर भी लो प्रेशर है गर्मियों में। तो अब यहां पे हाई प्रेशर बना ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में बारिश नहीं होगी, वाइल्ड फायर्स, ड्रॉट्स। अब यहां का सीन ये देखो कि यहां पे बन रहा है लो प्रेशर, हाँ यहां पे जाए अफ्रीका में, इधर तो हाई रहेगा ही, तो इधर हाई, यहां पे हाई, तो जो पूरा यहां से जो इतना जो स्ट्रॉन्ग फोर्स आ रहा था किसी टाइम पे, इधर से जो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स आ रहा था, दो लो प्रेशर हैं, दो लोग हैं जो खींच रहे हैं, और दो लोग हैं जिन्हें देना है वो मॉइस्चर वाली विंड्स, और ये पूरा इंडियन ओशन क्रॉस करके आएगी, पूरा पैसिफिक क्रॉस करके आएगी, यहां पे गए, और ये जो वाला लो प्रेशर ऊपर उड़ेगा और आएगा यहां पे डिसेंड करेगा, ऊपर उड़ेगा यहां पे डिसेंड करेगा, तो ये लो प्रेशर इन दोनों को और मजबूत कर रहा है, यहां पे ये हाई प्रेशर इसको मजबूत नहीं कर रहा है, इनफैक्ट कमजोर कर दे रहा है, क्योंकि दो जगह हाई पास इधर बन जा रहा है, कंपैरेटिवली पास पास में है ना, तो यहां पे हाई प्रेशर्स, और ये जो पूरा पैसिफिक क्रॉस करके सोचो कितना आती, वो अब इतना नहीं आ रहे हैं, तो इसके नतीजे में हिंदुस्तान में लो मॉनसून, लेट मॉनसून्स, एंड थोड़ा सा लेस रेन्स। तो ये ऑसिलेशन जो है, इसी चीज को हम कहते हैं, ये तो रहा न्यूट्रल, जब स्ट्रांग हो जाता है उसी डायरेक्शन में तो ला नीना, एंड जब साइकिल टूट गई एल नीनो। और ये जब मॉनसून आता है, नॉर्मल तौर पे ये जो कंडीशन जो बन रही है कि इधर हिंदुस्तान में लो प्रेशर, ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर और हाई प्रेशर यहां पे, और पूरा ये जो क्रॉस करते हुए जो हवाएं आती हैं, तो ये हवाएं जब बरसती हैं जिस जगह पे, उस जगह पे लगातार लंबे टाइम बरसती हैं, खूब आंधी आएगी, बिजली कड़केगी, और खूब तेज बारिश होगी, और लंबे टाइम चलेगी, कि 2-2 दिन चल रही है, 3-3 दिन लगातार हो गया है, कि बस थोड़े टाइम को रुकती है 1-2 घंटा, उसके बाद फिर धीमे धीमे से बरसने लगता है, और हल्की बारिश है तो दिन भर हुए जा रही है, समझ रहे हो? तो ये इस चीज को कहा गया बर्स्ट ऑफ मॉनसून, कि
मानसून, ये मानसून में होता है, बर्स्ट ऑफ मानसून इसे इस सेंस में कहा गया कि मानसून की बारिशें जब बरसती हैं, लंबे टाइम बरसती हैं, ज्यादा बारिश होती है। और जो विंटर के टाइम पे बारिशें होती हैं, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती हैं, वो इतना लंबा टाइम नहीं चलती हैं। वो बारिश होगी लेकिन कम टाइम होगी, कम बारिश होगी, कम टाइम होगी, वो इतना लंबा टाइम नहीं होगी जितना कि मॉनसून रेन्स। तो मॉनसून रेन्स को इस वजह से बर्स्ट ऑफ मॉनसून कहा गया है। एक सवाल पूछते हैं कि एंसो एंड एल नीनो बोथ आर सेम। तो एल नीनो एंड ला नीना दो एक ऐसी चीजें हैं जो इन टोटल एंसो एक फिनोमेना के अंडर आते हैं। तो एंसो और एल नीनो ये मोर और लेस वो एक छोटी चीज और बड़ी चीज एक प्रोसेस के सेंस में हम कह सकते हैं, क्योंकि एंसो जो आप कह रहे हैं इसका फुल फॉर्म ही ये है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। तो एल नीनो जब आप कहेंगे तो इस पर्टिकुलर चीज को हम एल नीनो कहेंगे। ये एल नीनो है, ये जो चीज चल रही है इसे हम एल नीनो कहेंगे। और ये जो प्रोसेस चल रहा है कि कभी ये हो रहा है कभी ये हो रहा है, इस चीज को हम सदर्न ऑसिलेशंस कहेंगे। और ये सदर्न ऑसिलेशन एक तरफ ला नीना कर रहे हैं, दूसरी तरफ एल नीनो कर रहे हैं। तो वो एक मीटर है जो कि यूं से यूं जा रहा है कि ला नीना इधर बहुत हो गया और इधर जब हो गया हाई प्रेशर तो मतलब लो प्रेशर इधर की तरफ। तो ये जो चीज इधर हाई इधर लो और उस टाइम यहां पे लो उधर, तो जो हाई प्रेशर यहां से यहां जा रहा है तो इसी चीज को आप इस तरफ ला नीना बोल दे रहे हो, न्यूट्रल एंड ला नीना, इधर एल नीनो बोल दे रहे हो। तो आप इस ये जो चक्का चल रहा है, जो ऑसिलेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को आप चाहे एल नीनो का से जोड़ दो चाहे आप इससे जोड़ दो। तो नॉर्मली जनरली ट्रेंड इससे जोड़ा गया है कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस। तो एंसो कहा गया है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस और एल नीनो चीज ये रही। तो आई होप आप समझे होंगे इस चीज को, ठीक है। तो ये बर्स्ट ऑफ मॉनसून हो गया। तो हम विंटर सीजन्स इसको देखना शुरू करते हैं। तो साल की शुरुआत होती है जनवरी और यहां सर्दियों का टाइम चल रहा है, विंटर सीजन। तो द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी। और दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो बताने की समझाने की है नहीं इसमें कि ये तो हर कोई महसूस करता है जो नॉर्थ में है। टेम्परेचर डिक्रीज करता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर हम इंडिया के सेंस में देखें तो जैसे चेन्नई, इसका हम तो चेन्नई ऑन द ईस्ट कोस्ट, इसका टेम्परेचर इस टाइम पे 24-25 डिग्री सेल्सियस हो रहा होता है, और जबकि नॉर्थ के इलाकों में 10 से 15 डिग्री चल रहा होता है। और दिन थोड़े से गर्म होते हैं, रातें बहुत ठंडी होती हैं और कई बार बर्फ पड़ती है हिमालयन एरियाज में। तो ये विंटर सीजन। और इस टाइम पे विंटर सीजन के टाइम पे हिंदुस्तान के लैंड मास के ऊपर हाई प्रेशर एरिया बना हुआ है और सब ट्रॉपिकल हाई अगर आप देखें तो ये जैसे इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जा रहा है। तो ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रीवेल ओवर द कंट्री। तो हाई प्रेशर जोन से हवाएं जाएंगी लो प्रेशर जोन की तरफ, और क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में हम हैं तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते हुए राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। तो अगर आप किसी जगह में खड़े हैं तो आपको लगेगा हवा ईस्ट के डायरेक्शन से इस तरीके से आ रही है। तो इस वजह से इनको नॉर्थ ईस्ट की मतलब नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, ईस्ट एंड नॉर्थ, तो इनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इस वजह से कहा जाता है। हवा का नाम वहां से दिया जाता है जिस डायरेक्शन से आपको महसूस हो रहा है किस डायरेक्शन से आ रही है। और ये ब्लो करती हैं फ्रॉम लैंड टू द सी, जमीन से समंदर की तरफ। एंड हेंस फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ पे ड्राई सीजन चल रहा होता है, कोई बहुत ज्यादा खास बारिशें नहीं हो रही होती हैं। और जो विंटर सीजन में जो बारिश होगी भी वो मेडिटेरियन सी से जो बादल आ गए हैं जेट स्ट्रीम के जरिए, वो थोड़ा बहुत इधर नॉर्थ वेस्ट के एरियाज में या थोड़ा इधर के एरियाज में कहीं कहीं पे बरस जाएं
और वो बारिश लगातार बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, मानसून बारिशों की तरह होगी, बरस के चला जाएगा। तो इस सेंस में यहाँ पे बस बारिशें होंगी। और सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल कम्स ओवर तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स। ये जो मॉनसून विंड्स हैं, ये जब रिट्रीट कर रही हैं, ये जब पीछे जा रही हैं, तो यहां से जब हवाएं उठ रही हैं, तो यहां से तो जमीन इन्हें मिल रही है, यहां से इनको पानी मिलना शुरू हुआ है थोड़ा सा, तो थोड़ा बहुत ये मॉइस्चर उठा लेंगी और रास्ते में इनको यहां पे थोड़ा सा हाईलैंड पड़ेगा, तो यहां पे बरसेंगी थोड़ा सा। और बाकी जगहों पे जैसे आप कहें कि इधर की जो रिट्रीटिंग जो इधर है, इनकी वजह से सिर्फ तमिलनाडु और इधर श्रीलंका में क्यों बरस रहा है, क्योंकि यहीं पे वो इलाका है जहां ये समंदर से मॉइस्चर उठा पाई और फिर यहाँ पे कंडेंसेशन हो पाया। यहां पे क्या है, जमीन में चल रही तो मॉइस्चर उठा ही नहीं पाई, जब पानी पे पहुंची तो मॉइस्चर उठाया, लेकिन अब वो मॉइस्चर हिंदुस्तान में थोड़ी बरसेगा, वो मॉइस्चर अब कहीं और जाएगा। ये इधर देखिए माउंटेन रेंज है, इधर वेस्टर्न घाट्स, इधर एक माउंटेन रेंज ये है, और इधर ईस्टर्न घाट्स, इधर माउंटेन रेंजेस हैं। किधर की बात कर रहे हैं, ईस्ट या वेस्ट? हाँ, तो डेजर्ट नहीं, आप ये कहेंगे वहां बारिश कम होनी चाहिए, और एक्चुअली वहां पे बारिश कम होती है इस एरिया में। इधर से जो मॉनसून विंड्स आती हैं, यहां तो हम जनवरी की बात कर रहे हैं, चलिए वैसे ये जो सवाल आपने पूछा ये आगे चैप्टर में आएगा, लेकिन अब पूछ लिया है आपने, इस टाइम पे दिमाग में आ गया है तो जवाब दे देते हैं। तो ये तब की बात है जब मॉनसून विंड्स आ रही हैं, तो मॉनसून विंड्स इधर आ रही हैं, ये रहा ये वेस्टर्न घाट्स। तो इधर जो ओरोग्राफिक रेन होती है कि मॉइस्चर विंड्स यहां से आई, तो बादल जो बनेगा वो विंड वर्ल्ड साइड में बनेगा, और इधर की साइड को हम कहते हैं ली वर्ल्ड साइड। तो इधर लेस रेन्स होगा, लेस रेन, और यहां पे इधर पहाड़ के इधर ज्यादा बारिश होगी। इस वजह से ये जो इलाका है, जो वेस्टर्न घाट्स और समंदर के बीच में है, ये इलाके में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है वहीं पे सबसे ज्यादा घने जंगल उगते हैं। तो हिंदुस्तान में अगर आप देखें कि जितने भी जंगल के वो हैं, सबसे घने जंगल होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, या जिनको यही बेसिकली नाम यही है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो दो ही जगहों पे हैं जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। एक यही जगह है वेस्टर्न घाट्स का एरिया, केरला में इधर की तरफ, एंड हाँ कोस्टल ही है, एंड दूसरा इधर की तरफ। दो ही जगहों पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, और ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहां पाए जाते हैं। ठीक है, तो सवाल आपने सही पूछा, लेकिन बस ये चीज है कि यहाँ पे लेस रेनफॉल है, वो तो है क्योंकि ज्यादातर मॉइस्चर इधर जा चुका है। और इसमें ये जो पहाड़ है इनका डायरेक्शन किस सेंस में है ये भी मैटर करता है। अब जैसे एग्जाम्पल, जो इधर की ब्रांच आती है, जो बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो ब्रांच आती है, ये जो हवाएं अगर आप देखें तो इन हवाओं का डायरेक्शन कुछ ऐसा सा है, ठीक है, कुछ ऐसा सा डायरेक्शन है। पहाड़ का डायरेक्शन है, पहाड़ का डायरेक्शन भी ऐसा ही है मोरलेस। तो इधर का पहाड़ इधर की बारिशों का पानी नहीं निकाल पाएगा, निकाल देगा कुछ कुछ जगहों पे, लेकिन उतना नहीं जितना कि ये इन्होंने वो बादलों से हवाओं से निकाल लिया। डायरेक्शन वाली बात है, एवरीथिंग इज अबाउट डायरेक्शन। अर्थ इस डायरेक्शन में है तभी ये पॉसिबल भी हो पा रहा है, सीजन्स एंड समथिंग समथिंग। तो वहां पे भी एंगल और यहां पे भी किस एंगल पे रखा है, और ये तो हर चीज में वो एंगल आपको हर जगह आएगा। फिजिक्स में भी आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, एक तार पड़ी है, तो तार में वो करंट इंड्यूस होगा, जो भी होगा वो किस एंगल पे मैक्सिमम होगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यूं है, तार यूं है, तो नो करंट, और जब थोड़ा थोड़ा सा एंगल बनेगा तो ज्यादा करंट होगा, और मैक्सिमम तब है जब 90 डिग्री पे आए।
ये एंगल की कहानी आप वैसे भी देख सकते हो कि घूसा मारा जाए तो सबसे ज्यादा चोट ऐसे लगेगी, कम कम होती जाएगी और यहां से सरकता जाएगा। घूसा वही, हाथ वही, बस एंगल ही तो चेंज किया है आप। तो खैर, तो यहां की बारिशों से ये इतना बारिशें यहां पे नहीं होंगी, इसका रीजन कभी सवाल आए तो एंगल। अच्छा, यहां की जो बारिश होती, यही दिक्कत अरावलीज के साथ है। अरावलीज ऐसे करके गए हैं, तो इधर की हवाओं को जो आती हैं, ये वाली हवाएं, इनमें से भी बहुत मॉइस्चर नहीं निकाल पाती हैं ये अरावलीज। ये भी मतलब एंगल इनका थोड़ा सा वैसा पड़ जाता है, कम। और ये हिमालय है, ये सीधा बिल्कुल इस एंगल पे है। यहां पे यूं गए हैं, यहां पे यूं गए। यहां इतनी बारिश क्यों होती है? क्योंकि एक तरफ हिमालय यूं है, एक तरफ हिमालय यूं है, तो यहां पे दोनों तरफ से कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाता है। तो इतनी सी जगह में दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? वहां पे कोने में। दो तरफ से वो पूरी हवाओं का जितना मॉइस्चर आया, इन्होंने 90 डिग्री पे बिल्कुल दो सामने खड़े हैं कि कुछ जगह बची ही नहीं, जितना पानी बरस जाओ। तो इसी के चलते अब सारा का सारा पानी यहां चला गया। तो ये जो इलाका है, ये पूरा रेगिस्तान है, पूरा तिब्बत इधर रेगिस्तान है, इधर लद्दाख वद्दाख ये सब हिमालय की उधर की तरफ बचा ही क्या फिर पानी। और पानी कहां सोचिए, पैसिफिक से लेके इधर इंडियन ओशन, दो बड़े समंदरों से जो पानी आया, सारा पानी निचोड़ लिया है हिमालय के इधर ही इधर। तो हिमालय के उधर बचा ही क्या फिर। और जो चाइना से जो आ रहा है, बस वही थोड़ा बहुत जो पहुंच पा रहा है, और वो भी नहीं पहुंच पा रहा, तभी इधर सेंट्रल एशिया पूरा ठंडा भी होता जा रहा है। और इसी वजह से ना खेती है, वो इलाका भी हिली एरिया, और बारिश कम हो रही है, तो इस वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत कम है। ठीक है, तो ये सीजन्स का हो गया। और यहाँ पे अगर हिली एरियाज की बात करी जाए, तो हिली एरियाज का तो ये एक जरूर आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, मोर हाइट, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट्स टेम्परेचर डिफरेंस। और इसका रिवर्स भी ट्रू है कि टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट्स प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो गया कि ये जो हवाएं आती हैं, इनसे इधर इधर तमिलनाडु और यहां पे, और इस वजह से ये चावल उगा पाते हैं, क्योंकि चावल सर्दियों की क्रॉप है, और विंटर रेनफॉल साउथ में इधर बहुत अच्छा हो जाता है, तो ये अच्छा खासा चावल उगा लेते हैं। और अब सर्दियों का टाइम है, तो जो नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, एग्रीकल्चर मॉनसून पे ही डिपेंड करता है। तो नाले में पानी कहां से आता है? हाँ, तो नहर में कहां से पानी आता है? मतलब देखिए, वो इरिगेशन आप जितना भी कर लें, आपने सवाल ही पूछा क्या मतलब ये एग्रीकल्चर इस पे मॉनसून पे डिपेंड करता है, तो वो तो करता ही है। और जब जब मॉनसून कम होते हैं तो हिंदुस्तान के किसानों के हाल खराब हो जाते हैं, प्रोडक्शन कम हो जाता है, वो तो है ही। कितना जो देखिए, जो पेरेनियल रिवर्स हैं जो 12 महीने बहती हैं, उन नदियों के आसपास कितना इलाका है और कितना लोग है, और टोटल कितने बड़ी आबादी इधर है जो कि सिर्फ मॉनसून पे डिपेंड कर रही है, कि जिन तक नदियों का, नालों का अगर मैं पूछूं व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन लैंड्स इज कनेक्टेड टू अ वेल इरिगेटेड सिस्टम, बहुत कम परसेंटेज है। बहुत कम भी नहीं है कि 2-4, लेकिन मेजॉरिटी नहीं है, वो माइनॉरिटी परसेंटेज ही है कि द पोर्शन ऑफ इंडियन लैंड्स वेल कनेक्टेड, वेल इरिगेटेड विदाउट एनी मॉनसून ऑल्सो। और एक और चीज, मॉनसून एड करता है, आप भले कितना इरिगेशन आप कर लो, वो एड करेगा ही। ठीक है, तो एक सवाल जैसे आपने पूछा मॉनसून ट्रफ, तो मॉनसून ट्रफ अभी मॉनसून टाइम आने पे आएगा ही, तो फिर उसको तभी डिस्कस करेंगे। सदर्न ऑसिलेशंस में 2 बार वैसे समझा चुका हूं, जैसे AECCO ने पूछा। कल मैं इसको सदर्न ऑसिलेशंस फिर से इसको थोड़ा ब्रशअप करते हुए चलेंगे, और पूछूंगा आप ही से कि क्या कल कितना याद हुआ। तो खैर, नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, ये सर्दियों का टाइम चल रहा है, एक फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप होना शुरू होता है,
क्योंकि ओवरहेड सन अब नीचे की तरफ जा रहा है। नहीं, हम सर्दियों में ना तो ओवरहेड सन ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, सर्दियों में तो ओवरहेड सन ऊपर आ रहा है, तो इसके चलते अच्छा हाँ, हम जनवरी में चल रहे हैं ना अभी, तो जनवरी में नीचे की तरफ जा रहा है, तो जिसकी चलते आईटीसीजी अब नीचे जा रहा है। तो जो हाई टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर जोन था, जो सब ट्रॉपिकल हाई जो कि थोड़ा सा ऊपर चला गया था, वो अब नीचे की तरफ आना शुरू हो रहा है। तो इसके चलते अब फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप करता है विद लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस एरिया। नॉर्थ के एरिया में अब ये फिर से सब ट्रॉपिकल हाई, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास कर रहा है, ये अब सब ट्रॉपिकल हाई यहां तक आते आते पहुंचेगा। इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ, ये विंड ब्लो करती है थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, वो विंड डायरेक्शन ही बताया गया है। और इस टाइम पे सर्दियों के टाइम में वेदर नॉर्मली काफी क्लियर रहता है बहुत, क्योंकि बादल नहीं होते हैं इस टाइम पे, ठंडक है और लो ह्यूमिडिटी, बहुत कम ही इलाके हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जहां ज्यादा वैसी बारिश हो, एंड फीबल वेरिएबल विंड्स, थोड़ा कम ही हवाएं चलती हैं। और यहां पे अब ये चीज आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की सर्दियों के टाइम पे बारिश कैसे होती है। ये जो वेदर सीजन बनता है, कोल्ड वेदर सीजन ओवर द प्लेन्स, इस टाइम पे होता है इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे जो मेडिटेरियन सी है, कैस्पियन सी है, ब्लैक सी, कई सारे सीज हैं इधर इधर, तो यहां से जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस बनते हैं वो जेट स्ट्रीम्स इनको लेके जाते हैं और ये हिंदुस्तान तक ले आते हैं। और ये जो लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट करता है ओवर द मेडिटेरियन सी एंड वेस्ट एशिया, ये मूव करता है टू इंडिया अलोंग द वेस्टर्ली फ्लो, एंड ये लाते हैं द मच नीडेड विंटर रेन्स ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स। तो पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिरती है और जो प्लेन्स के इलाके हैं यहाँ बारिश होती है, और ये वाली बारिशें, ये जो विंटर क्रॉप्स होता है इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हिंदुस्तान में हम ये भी देखते हैं कि हम जिस जगह पे हम हैं, जिस लैटिट्यूड में कि सब ट्रॉपिकल हाई हमारे बीचों बीच से जा रहा है, हम बहुत ज्यादा कह लीजिए कि इस सेंस में बहुत किस्मत हमारी बहुत अच्छी है कि शेप कुछ ऐसा है कि सब ट्रॉपिकल हाई बीचों बीच से जा रहा है, लेकिन फिर भी पूरा इलाका रेगिस्तान नहीं है। यहाँ गर्मियों में भी बारिश हो जा रही है और सर्दियों में भी इधर से बारिश हो जा रही है, और इस वजह से हिंदुस्तान का अच्छा खासा इलाका यूज किया जा सकता है फॉर एग्रीकल्चर, यूज किया जाता रहा है। कहाँ पे, किस एरिया में? हाँ, ये तो बात वैसे सही है कि जहां पे पानी कम है वहां पे आप लोकल जो दूसरी चीजें हैं जो कम पानी यूज करते हैं वो उगाना चाहिए, तो बात सही है। लेकिन और यहीं से तो चैलेंजेस हमने देखे, जैसे फूड सिक्योरिटी वाले चैप्टर में भी हमने यही सब चीजें देखी थी। तो यही सब चीजें हैं, चैलेंजेस हैं। और इसमें फार्मर्स के लिए भी इंसेंटिव वाली बात है कि अब जैसे मान लीजिए कोई किसान है, आज के टाइम में ये दुनिया का एक चैलेंज है कि मैक्सिमम जितना भी फार्मिंग हो रही है वो कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स की हो रही है, कि कोई भी किसान है तो वो, और सरकारें भी, और देखिए सिंपल सी चीज, किसी कोई जमीन है तो हर कोई ये चाहेगा कि इसमें जो भी हम उगाएं अच्छे लेवल का उगे, कि मतलब खूब सारा उगे कि हम उसको बेच के हमारा भी पेट भरे, कुछ पैसा भी आए, एज सिंपल एज दैट। ये तो सिंपल लॉजिक है। अब जब आपको ये उगाना है तो आप क्या उगाओ यहाँ पे, तो आपको हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जो कि ऐसे बीज की जो बहुत अच्छा हमें क्रॉप दे देगा, ये सिर्फ मेजर क्रॉप्स के ही आते हैं, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। और आप अगर उगाओगे तो सरकार भी सब्सिडी पे जो खरीदती है या एमएसपी पे खरीदती है, वो भी मेजर इनके चार्जेस दिए जाते हैं, गेहूं चावल, और ये मेजर हैं, और यही मेजर है जो दुनिया भी खाती है। हम आज के टाइम में हम देखें कि आज से 100 साल पहले अगर आप देखें कि किसी के घर में पूरे महीने भर में कितने अलग अलग तरह का अनाज यूज हो रहा है, तो ज्वार, बाजरा, रागी और ये सब काफी यूज हुआ करता था, मोटा अनाज।
यही सबसे ज्यादा होता भी था, और गेहूं चावल होता था काफी महंगा। तो महंगा होता था तो जो गरीब आदमी है वो गेहूं चावल कम खाता था, गेहूं चावल कम खाता था तो बाकी चीजें भी खाता था। और जैसे जैसे लोग अमीर होते जाते थे, लेकिन तब भी बाकी चीजें भी खाई जाती थी। नो डाउट अमीर होने पे आदमी गेहूं चावल ज्यादा खाता था, जो पतला अनाज है, जो और ज्यादा सॉफ्टनेस आती है जिससे खाने में। लेकिन ट्रेडिशनल चीजें थी अच्छी खासी तब भी। आज के टाइम में अगर आप देखें कि लोग क्या खाता है, तो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स गेहूं चावल के बने हैं, इस पे ज्यादा फोकस किया गया है। तो आज के टाइम में पूरी दुनिया यही खाता है, चाहे अमीर, अब अमीर गरीब का वो हट गया है इस सेंस में जो पहले था, और ज्यादातर समाज अब यही खाता है। और हम डिपेंडेंट कुछ क्रॉप्स पे हो गए हैं। हम आज से 12-14 हजार साल पहले जब ये दुनिया का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होना शुरू हुआ था और जो ऐसे क्रॉप्स निकलने शुरू हुए थे, ऐसे ग्रेन्स, तो उस टाइम पे हम काफी अलग अलग तरह के ग्रेन्स खाया करते थे, अलग अलग जहां पे जो उग रहा है। जहां पे देखिए पेड़ किसी भी जगह में वही उगेगा जहां पे जैसा वहां का कंडीशंस है, ये नेचर का इंटेलिजेंस, वही बच पाया है पेड़ वहां पे। ठीक है, तो वो नेचुरल जो चीजें हैं वो अब उसकी जगह कमर्शियल फार्मिंग हो गया है, और ये सब दिक्कतें हैं कि हम एज अ ह्यूमैनिटी हम कुछ ही क्रॉप्स पे डिपेंडेंट है कंज्यूमशन के लिए, और कंजम्पशन के लिए डिपेंडेंट है। हम उगा भी वही रहे हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी भी सब वही है, हम इकोनॉमिक्स से भी उसी में जुड़े हुए हैं, और अल्टीमेटली हो यही रहा है। तो फिर जहां कम पानी भी है वहां पे भी लोग गेहूं चावल और यही सब उगाने की कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट हो थोड़ा। और सिंपल सी बात यार, एक किसान के लिए, कोई किसान अगर वहां पे उतने से खेत में चावल उगा के अगर महीने का, मतलब महीने का कह रहा हूं, अगर साल भर का, मान लीजिए साल भर का 40,000 रुपए कोई किसान कमा रहा है चावल उगा के, तो आप उसे कहो कि नहीं तुम यहाँ पे कुछ ये ज्वार उगाओ, चाहे ये उगाओ, और आप साल भर में फिर आप 30,000 रुपए कमाओ, तो 40,000 से उसकी जो 30,000 पे आप उसे ले आए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी किसान से कहते हो तो उसको डिफरेंस निकाल के दो, तब उसे बोलो कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए और तुम ऐसा कर दो। आप उसको पैसा दो, जितना वो कमा रहा है उसको आप दो, तभी वो करना छोड़ेगा। ये तो सिंपल सा ह्यूमन नेचर है यार, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन लॉजिक। तो चाहे खैर फिलहाल एंड करते हैं।